जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। इसके पूर्व भी लगभग मैंने 31 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसको कृपया आप लोग जरूर देखें, ताकि जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी या लोअर डिवीजन की तैयारी कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, उनके लिए मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे और मेरा वीडियो देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको एक हिंट के रूप में काम करेगा, ताकि आपको आसानी से बेयर एक्ट में जो बातें कही गई हैं वो समझ में आ सके। आते हैं विषय पर। आज का विषय है मेरा एक ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है और उसके पद का आरक्षण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए धारा 11 कैपिटल ए और धारा 11 कैपिटल बी तथा धारा 12 कैपिटल ए में इसका प्रावधान दिया गया है। चूंकि अन्य भी धाराएं इससे संबंधित हैं और रिलेवेंट है, किंतु अन्य पर्पज के लिए है। आज हम इसी धारा का उल्लेख करेंगे और अन्य वीडियो में फिर अन्य बातों का उल्लेख करेंगे। जब धारा 11 कैपिटल ए हम देखते हैं तो उसमें एक बात कही गई है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम प्रधान होगा, जो उसका अध्यक्ष कहा जाएगा। ये जैसे हम लोग संविधान में पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रपति के बारे में या उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से एक जो लोकल निकाय की बात कही गई है, मतलब निचले स्तर का जो अपने यहाँ शासन की बात कही गई है, तो उसमें ग्राम पंचायत होता है। और उसके लिए धारा 11 कैपिटल ए का उपधारा 1 बताता है कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा, जो उसका अध्यक्ष कहा जाएगा। तो ये एक डिक्लेरेशन के रूप में है। अब उसके बाद जो उपधारा 2 इसका है, ये बताता है कि आखिर इनका जो है अनुपात कितना होगा, क्या आरक्षण होगा कि नहीं होगा, या केवल जितने भी पद होंगे सब सामान्य होंगे। तो ऐसा नहीं है। ये धारा 11 के कैपिटल ए में ये बताई गई है कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या ओबीसी हो, इनके पदों की संख्या उतनी होगी जितने की उस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में इनकी संख्या है। अर्थात ये हुआ कि यदि इसको 100% मान के चला जाए तो 100% में जितना परसेंट ओबीसी होंगे, जितना परसेंट SC ST का वर्ग होगा, उतने पद जो है प्रधान के पद सृजित किए जाएंगे। किंतु एक प्रोविजो इसमें लगा रहा है कि प्रोविजो इस बात का है कि यदि ओबीसी का कोई पद होगा तो 27% से अधिक नहीं होगा। अर्थात भले ही अगर जो 27% से अधिक भी जनसंख्या है, बावजूद इसके प्रधानों का पद 27% तक ही होगा जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे। मतलब कि ये हुआ कि यदि 100% माना जाए और उसमें 40% भी ओबीसी हैं, उस प्रदेश में निवास करते हैं वोटर लिस्ट के अनुसार, बावजूद इसके उनका पद 27% ही होगा। एक और बात कह रहा है धारा 11 कैपिटल ए में कि जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनके लिए कितना सीट आरक्षित होगा, या उस प्रदेश में टोटल जितनी महिलाएं हैं उन महिलाओं के अनुपात में कितना उनका सीट होगा। तो ये बता रहा है कि जितने भी पद प्रधान के होंगे उस प्रदेश में, उसमें 1/3 पद महिलाओं के लिए होंगे, और ये इंक्लूड करते होंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के। मतलब उस 1/3 में ही महिलाएं भी आएंगी और उस महिलाओं के अंतर्गत वो महिलाएं भी आएंगी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं। और ये फिर चक्रानुक्रम अनुसार ये बदलता रहेगा। अब जब हम लोग धारा 11 कैपिटल बी के बारे में बात करते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान के निर्वाचन की बात कही गई कि कैसे उसका निर्वाचन होगा। तो ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। मतलब हर ग्राम पंचायत में एक वोटर लिस्ट होगा, उस वोटर लिस्ट में ही जो व्यक्ति होंगे वही चुनाव लड़ सकेंगे, और उसी वोटर लिस्ट में जो व्यक्ति होंगे वही उनको वोट दे सकेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एक अंतर ये है कि जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होगा वो कम से कम 21 वर्ष का आयु पूरी कर लिया होगा, किंतु जो वोटर लिस्ट में नाम होगा, जिनका जो वोट देने वाले व्यक्ति होंगे, मताधिकार का जो प्रयोग कर रहे होंगे, वो 18 वर्ष के भी होंगे तो उनका नाम होगा। यानी कि जो वयस्क हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो उसका वोटर लिस्ट में
नाम आ जाता है तो वो वोट देने का अधिकारी तो हो जाएगा, किंतु वो चुनाव लड़ने का अधिकारी तब तक नहीं होगा जब तक कि वो 21 वर्ष का आयु पूरा न कर ले। अब एक बात और कह रहा है इसमें कि यदि कोई ऐसा चुनाव हुआ है उस ग्राम पंचायत के एरिया में और 2/3 सदस्य नहीं चुने गए हैं, मतलब जितना होना चाहिए। अभी हम लोग जब पिछले धाराओं में हम लोग धारा 12 में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि यदि वहाँ की जनसंख्या 1000 है तो कम से कम 9 सदस्य होने चाहिए, 1000 से 2000 के बीच में है तो 11 सदस्य होने चाहिए, और 2000 से 3000 के बीच में है तो 13 सदस्य होना चाहिए, और 3000 से ऊपर यदि जनसंख्या है वहाँ की तो 15 सदस्य होना चाहिए। तो ये वही ये कह रहा है कि यदि किन्हीं कारणवश वहाँ का 2/3 सदस्य का चुनाव नहीं हो पाया है, या ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है, या चुनाव होने के बाद भी उसने पद ग्रहण नहीं किया है, या आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये कह रहा है कि एक तदर्थ जो अधिकारी होते हैं, अब एज एक प्रकार से डीएम उसको मान लीजिए, अपने यहाँ जो डीएम होता है उसी को तदर्थ अधिकारी भी बना दिया जाता है, लेकिन कभी कभी पावर डेलीगेट करके एसडीएम को भी बनाया जाता है। तो ये चीज़ हम एग्जिट नहीं बोल सकते कि तदर्थ अधिकारी कौन होगा। ये तदर्थ अधिकारी समयानुकाल बदलते रहते हैं, हो सकता है डीएम भी हो सकता है एसडीएम भी हो सकता है, या कोई अन्य एडीएम अधिकारी भी हो सकते हैं। जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है उसको समय के अनुसार तदर्थ अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है उस पर्पज के लिए। तो यही करें कि तदर्थ अधिकारी के आदेश के अनुसार या तो प्रशासनिक समिति बना दी जाएगी या कोई प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। तो अब या तो प्रशासक नियुक्त किया जाएगा या प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, तो उसमें भी कुछ ऐसे व्यक्तियों को सदस्य के रूप में चुना जाएगा जो अर्हित होने के काबिल हों, उनको सदस्य के रूप में। और ये जो कुछ भी शक्ति कार्य और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे जो कि एक प्रधान कर सकता था या सदस्य कर सकता था, वो सारे काम कर सकते हैं जो वो कर सकता था, किंतु इनका कार्यकाल 6 महीना का ही होगा, 6 महीना से अधिक नहीं होगा। और यदि 6 महीने के अंदर समीचीन है तो राज्य सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है, डिक्लेरेशन कर सकती है, घोषणा हो सकता है कि चुनाव होगा, और किन्हीं भी परिस्थिति में 6 महीने के अंदर तो चुनाव करा ही लिया जाएगा। और जो इनके अभी हम लोगों ने जो धारा 11 के कैपिटल ए में पढ़ा था तो उसमें एक बात छूट गई, तो उसमें एक बात और कहा गया कि अनुच्छेद 334 में जो बातें कही गई हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अर्थात अभी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें 70 साल को जो पद था आरक्षण का उसको बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। मतलब इसका ये तात्पर्य हुआ कि समय समय पे आरक्षण की जो बातें कही गई हैं वो लागू होंगी कि नहीं होंगी, तो उसी को एक्सटेंड करके फिर 2030 तक कर दिया गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना जरूरी था, जो बात छूट गया था। अब ये जो धारा 12 कैपिटल ए कह रहा है कि इनका चुनाव का तरीका क्या होगा, तो ये गुप्त मतदान के रूप में होगा। तो गुप्त मतदान हम लोग देखते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें लोग अनुभव किए होंगे कि जाते हैं अपने वोट का जो भी वोट का प्रयोग कर सकते हैं, मत का प्रयोग करते हैं, वो एक पर्ची जो उनको मिलती है या ईवीएम का जो भी है उसको गुप्त मतदान के रूप में किया जाता है। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता या दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता है। तो वही स्थिति ग्राम पंचायत के चुनाव में भी होता है, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो या उनके सदस्यों का चुनाव हो, गुप्त मतदान द्वारा चुनाव किया जाएगा। अब अगले वीडियो में अगले विषय पर चर्चा करूंगा कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रधान के लिए, एक सदस्य के लिए, उसका अलग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरा आग्रह है